हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना कुछ स्थिर कक्षाओं में घूम सकता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे जे थॉमसन, ऑप्शन सी है नील्स बोर और ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ऑप्शन सी नील्स बोर इसका सही जवाब है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं नील्स बोर ने 1913 से 15 में परमाणु का बोहर मॉडल प्रस्तावित किया। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन के साथ अस्तित्व में आया था। दोस्तों, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि एक धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। बोहर मॉडल की बात करें तो बोहर के मॉडल जो परमाणु मॉडल ने परमाणु संरचना मॉडल को संशोधित करके यह समझाया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चलते हैं और प्रत्येक कक्षा यानी सेल की एक निश्चित ऊर्जा होती है। दोस्तों, बोहर के परमाणु मॉडल में एक धनावेशित नाभिक होता है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, जो कि नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। तो दोस्तों, बोहर ने पाया कि नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉनों में जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है और नाभिक के करीब स्थित इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा कम होती है। दोस्तों, इसके सिद्धांत की बात करें यानी कि प्रिंसिपल की, तो इनने बताया कि एक परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिसे हम कक्षा या कोष कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है और इन वृत्ताकार कक्षाओं को कक्षीय कोष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऊर्जा स्तरों को एक पूर्णांक के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे क्वांटम संख्या के रूप में जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं n बराबर 1, 2, 3 इस तरीके से। जैसे कि क्वांटम संख्या की यह सीमा नाभिक और क्वांटम संख्या की ये सीमा नाभिक की ओर से शुरू होती है, जिसमें n बराबर 1 सबसे कम ऊर्जा स्तर होता है, जहां कक्षाओं को हम n बराबर 1, 2, 3, 4 इनको हम KLMN सेल के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। दोस्तों, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर को प्राप्त करता है तो उसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करके जो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर गति करते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर गति करते हैं। तो ये हमें नील्स बोर के प्रिंसिपल से पता चलता है। जो उनका मॉडल था उसका मेन जो सिद्धांत है वो ये है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर हम उनकी भी बात करें तो परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं तो महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ सीमाएं उनकी थी कि जैसे बोहर का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव यानी स्टार्क प्रभाव को समझाने में विफल रहा। इसके अलावा दोस्तों, बोहर का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा था। दोस्तों, इसके अलावा यह बड़े परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में भी विफल रहा। इसके अलावा दोस्तों, यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस परमाणु मॉडल ने परमाणु के नाभिक की खोज की? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ऑप्शन बी है डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में इन्होंने इसकी खोज की थी, इसको प्रकाशित किया था, प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रसिद्ध रसायनज्ञ और भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपने इलेक्ट्रॉन के प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल
प्रस्तुत किया। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर एक जो है धनावेशित भाग होता है, एक बहुत बहुत छोटा सा भाग होता है जो कि धनावेशित होता है। दोस्तों परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, इन्होंने जो सोने की एक 100 एनएम की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। दोस्तों सोने की पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई इन्होंने, जो कि जिंक सल्फाइड यानी कि जो प्रदीप्त पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड ZnS से उसको लेपित किया। तो दोस्तों उन्होंने जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्हें कुछ परिणाम प्राप्त हुए, जैसे कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो उन्होंने देखे कि सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। कुछ उन्होंने देखा कि जो कि अल्फा कण कुछ ऐसे हुए जो कि 180 डिग्री पर मुड़ गए। इसके अलावा कुछ जो है नाभिक जब बीच में टकरा करके वापस लौट गए और कुछ विक्षेपित हुए। तो उन्होंने इसके आधार पर जो अपना सिद्धांत दिया, जो प्रिंसिपल प्रतिपादित किया, उन्होंने बताया कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान तथा समस्त जो उसका धनावेशित केंद्र है वो क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों नाभिक के चारों ओर लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दोस्तों इस मॉडल की कुछ कमियां हैं जिन्हें कि हम आगे देखेंगे, जैसे कि दोस्तों इसकी कुछ कमियां भी कभी कभी पूछा जाता है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। इस प्रकार उन्हें सभी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए, अर्थात जो इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। परंतु दोस्तों प्रयोगों द्वारा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम प्रायः सतत न होकर के रेखीय होते। इसके अलावा परमाणु के स्थायित्व के संबंध में चूंकि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा अर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होने से उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार कम होनी चाहिए। अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं रह सकता, जो कि इस मॉडल की कमियां हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं इस मॉडल से संबंधित, आप उन्हें भी देख सकते हैं। जिस प्रकार परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त रहता है, और ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है प्रिस्टली। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चैडविक ने। दोस्तों चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वह होता है 0, अर्थात यह एक उदासीन कण है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो 1.647 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में देखें तो ग्राम में 1.675 गुणा 10⁻24 ग्राम। तो दोस्तों हमें न्यूट्रॉन कैसे प्राप्त हुआ कि हम जब चैडविक ने अपने प्रयोग में देखा कि उन्होंने बेरिलियम और बेरिलियम की कुछ पतली एक चादर जैसी ले करके उसके ऊपर हीलियम यानी कि अल्फा कणों का बौछार कराई, तो उन्हें कार्बन जो कि C6C12 कार्बन उनको प्राप्त हुआ। उसके साथ में 0N1 यानी कि न्यूट्रॉन, उनको एक न्यूट्रल वैल्यू वाला कण प्राप्त हुआ, जिसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस खोज के लिए 1935 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार चैडविक को मिला वह किस ईयर में मिला या किसकी खोज के लिए मिला, है ना, तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
परमाणु में नाभिक होते हैं, अर्थात परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित यानी बिना आवेश वाले कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी परमाणु नाभिक की त्रिज्या किस क्रम की होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻13 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻15 मीटर या ऑप्शन डी 10⁻⁸ मीटर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10⁻⁻15 मीटर। दोस्तों एक परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो वह होती है 10⁻⁻10 मीटर की, और जबकि नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो वह होती है 10⁻⁻15 मीटर की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। ऑप्शन ए विभिन्न रासायनिक और भौतिक गुण, ऑप्शन बी समान रासायनिक और भौतिक गुण, ऑप्शन सी समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण या ऑप्शन डी समान भौतिक लेकिन भिन्न रासायनिक गुण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण। समस्थानिक में जो समस्थानिक यानी आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों की बात करें तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिशियम यानी 1H1, 1H2 और 1S3 से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 19K40 और 20Ca40, यानी कि दोस्तों जो पोटेशियम 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40 जो है समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्गन जैसे 18Ar40, 19K40, 20Ca40 जो कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम इनमें समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं, तो इन्हें हम आइसोबार कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, यानी परमाणु कक्षक है इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ, ऑप्शन बी अंडाकार आकार की कक्षा, ऑप्शन सी नाभिक के चारों ओर त्रिआयामी क्षेत्र या ऑप्शन डी वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑफबाउ सिद्धांत के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन कक्षा में प्रवेश करता है जब n+1 न्यूनतम है, ऑप्शन बी n+1 अधिकतम है या ऑप्शन सी n+m न्यूनतम है या ऑप्शन डी n+m अधिकतम है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जब n+1 न्यूनतम होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 37 है और परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 17 या ऑप्शन डी है 20। दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर 17 है क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 17 यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जबकि परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो इससे हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं इसमें से माइनस करके। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है,
आशा करते हैं प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसमें से आपको कितने प्रश्न सही आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप सही सॉल्व यहाँ पर कर पाए। दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न है, 40 ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद हैं? तो दोस्तों 1 मोल बराबर होता है हीलियम के 4 ग्राम, अर्थात 40 ग्राम हीलियम में आपके 10 मोल हो गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। यदि आप दोस्तों उत्तराखंड स्केलर परीक्षा के लिए ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कि 1000 से अधिक प्रश्न हैं, जिसमें कि जनरल साइंस के तथा मैथ्स के प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। अभी आप 50% डिस्काउंट के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए और इसे परचेस करने के लिए आप दिए गए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं।